नमस्ते सदावत सली मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। आतंकियों की कमर को तोड़ते हुए भारतीय सेना ने आज 5 आतंकियों को खत्म कर दिया, जिसमें कि एक जैश ए मोहम्मद का कमांडर और एक पाकिस्तानी आतंकवादी और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा और जेईएम से जुड़े 5 आतंकी मौजूद थे, जिन्हें जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। पुलवामा और बडगाम जिले में हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ों में इन 5 को ठोक दिया गया। ऑपरेशन में मारे गए लोगों में जैश कमांडर आतंकी जाहिद वानी भी शामिल है। ये मुठभेड़ करीबन 12 घंटों तक चली, जिसके बाद इन 5 को चुन चुन कर मार गिराया गया। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट दोस्तों दबा के चल रहा है और इन आतंकियों को चुन चुन के ठोका जा रहा है, क्योंकि ये सरदर्द जो बन रहे हैं और धीरे धीरे इनकी कमर अब टूट चुकी है। लेकिन ये जो बचे हुए आतंकी है, जो दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, इन्हें भी 72 हुरों के पास भेज दिया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने कहा कि 2024 तक पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा होगा और इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब देश के लोग काफी जागरूक हो चुके हैं और अब अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के अलावा देश हित में भी सोच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को कभी न कभी भारत को लेना तो है ही, तभी इस समस्या का स्थायी हल हो सकता है। यानी कि दोस्तों आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि भारत सरकार काम तो पूरा कर रही है पीओके को अपने में वापस मिलाने के लिए, और इसीलिए केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल का यह बयान काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि वो सरकार में है और उन्हें पता है कि किस योजना पर काम चल रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने कहा कि भारत इजराइल के बीच गहरी दोस्ती है और उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना को 30 साल पूरे हो चुके हैं। बेनेट ने कहा कि एक बात है जो मैं भारत के सभी लोगों को कहना चाहूंगा, भारत और इजराइल के बीच गहरी दोस्ती है और आज भारत और इजराइल के बीच अद्भुत साझेदारी, एक गहरा सांस्कृतिक रिश्ता, सैन्य और आर्थिक सहयोग का संबंध बन चुका है। और भारत ने 17 सितंबर 1950 को इजराइल को मान्यता भी दी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच जो एक राजनयिक संबंध था वो 1992 से शुरू हुआ। भारत सरकार फरवरी 2022 में देश की संसद में इस साल बजट पेश करने वाली है। इसे लेकर अलग अलग सेक्टरों में विशेषज्ञों ने कई तरीके के कयास लगाने भी शुरू कर दिए और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी देशवासियों की नजर रक्षा बजट पर भी टिकी हुई है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एक खतरा बनी हुई है। इसी वजह से इस साल के रक्षा बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि 21वीं सदी में रक्षा क्षेत्र की जरूरतें भी अत्याधुनिक हो गई हैं। भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और नौसेना सभी की अपनी जरूरतें हैं। दरअसल तीनों सेनाओं के पास जो मौजूदा हथियार हैं, उनमें से काफी हथियार पुराने हो चुके हैं। सेना की ज्यादातर बंदूकें, तोप अभी भी 90 के दशक की है। नौसेना की पनडुब्बियां पुरानी हो चुकी हैं, तो वहीं भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमान फ्लाइंग कफिन बन चुके हैं। इन सभी बदलाव के लिए अच्छे खासे बजट की जरूरत है। ऐसे में सेना भी रक्षा बजट में काफी उम्मीदें लगाकर बैठी है। सेना के तीनों अंगों को नए विमान, पनडुब्बियां और हथियारों की जरूरत है। वायुसेना को 114 विमानों की MRF डील और भविष्य के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल करना है। इसके अलावा सेना को बड़ी संख्या में मालवाहक विमानों की आवश्यकता है। तो वहीं भारतीय नौसेना को हाल ही में स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत के लिए नए लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की जरूरत है। और हिंद महासागर में चीन एक बढ़ती सरदर्दी बन चुका है और हाल ही में सरकार ने कई रक्षा सौदों पर भी मोहर लगाई है। लेकिन दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना के लिए इतने सारे किए गए जो इंतजाम है वो भी काफी कम है। 2020 में रक्षा बजट 4,71 करोड़ का था। उसके बाद 2021 में 4,78,000 करोड़ हुआ। अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 2022 का बजट और बड़ा हो सकता है। भारत का रक्षा बजट दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बजट तो है, लेकिन अगर हम बजट की फीसदी को GDP के हिसाब से आंके तो ये कहानी कुछ और ही बयां करती है। देश के रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा सैनिकों की पेंशन और वेतन में चला जाता है और इसके बाद जो रकम बचती है उससे सेना की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। पिछले साल भारत का रक्षा बजट GDP का 2.21% रहा था। चीन का भी बजट GDP के 2% से कम तो है, लेकिन उसकी GDP भारत के मुकाबले 4 गुनी ज्यादा बढ़ी है। वहीं अमेरिका का रक्षा बजट GDP के 3.7% के करीब है। GDP के हिसाब से रक्षा पर खर्च करने के मामलों में ओमान और इजराइल जैसे देश हमसे कहीं आगे हैं और भारत को इन दोनों दुश्मन यानी कि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक बड़े रक्षा बजट की जरूरत है। हालांकि पुराने आंकड़ों को अगर आप देखें तो इसके आसार कम ही नजर आने वाले हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 2022 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट की उम्मीदें हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अगले सप्ताह होने वाली चीनी यात्रा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है। इमरान खान शीतकालीन ओलंपिक के बहाने अब चीन के सामने एक बार फिर से झोली फैलाने जा रहे हैं। इमरान खान चाइना से चाहता है कि चीन करीबन $3 अरब की उनकी मदद करे ताकि खस्ता हाल और कंगाल होते पाकिस्तान का बेड़ा पार हो सके और पाकिस्तान का जो कम होता विदेशी
मुद्रा भंडार है उसे स्थिर किया जा सके। और ऐसा कहा जा रहा है कि इमरान खान चीन को सीपैक पर भी मनाने की कोशिशें करेंगे, जिसमें देरी होने पर ऑलरेडी ड्रैगन इससे भड़का हुआ है और इमरान खान ने कर्ज लेने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चीन ने अब तक पाकिस्तान को अलग अलग माध्यमों से करीबन 11 अरब डॉलर का कर्जा दिया हुआ है। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में चीन का 16.1 अरब डॉलर है और इस कर्ज के बदले पाकिस्तान ने चीन को 26 अरब रुपए ब्याज के तौर पर चुकाया है। पिछले महीने ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। इतने कर्ज के बाद भी पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है और लगातार डॉलर की कीमतें वहां पर बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को भीख मांगने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि उसने केवल चीन को ही नहीं छोड़ा बल्कि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन सब से भारी मात्रा में कर्ज लिया हुआ है। पाकिस्तान पर घरेलू विदेशी कर्ज जो है वो 50,000 अरब रुपए से ज्यादा हो चुका है। एक साल पहले हर पाकिस्तानी के ऊपर लगभग 75,000 रुपए का कर्ज था, जो कि अब बढ़कर 2 लाख रुपए हो गया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर कोरियाई प्रायद्वीप का माहौल गर्म कर दिया है। उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसे ऐसा कहा जा रहा है कि ये मिसाइल परीक्षण अब तक का सबसे शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण है। ये परीक्षण उसने ऐसे समय पर किया है जब वो कूटनीति में लंबे समय से चल रहे गतिरोध के बीच अमेरिका और अन्य पड़ोसी देशों पर प्रतिबंधों में ढील देने के लिए दबाव बना रहा है। वहीं जापान के अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल संभावित रूप से अधिकतम 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची और समुद्र में गिरने से पहले उसने 800 किलोमीटर की दूरी तय की। इस जानकारी से पता चलता है कि उत्तर कोरिया ने 2017 के बाद से अपनी सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उसने 2017 में 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था, जो अमेरिका के भीतर तक मार करने में सक्षम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 फरवरी को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे और इस दौरान वो समारोह में शामिल होने वाले अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक नहीं करने वाले और इस बारे में खुद रशिया ने जानकारी दी है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए एक बड़ा झटका है, जो चीन में पुतिन के साथ मुलाकात की उम्मीद कर रहे थे। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और रूस की द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने बीजिंग विंटर ओलंपिक का बहिष्कार किया है। ऐसे में इमरान खान को उम्मीद थी कि वो पुतिन के साथ चीन में मंच साझा करेंगे और अपनी एकता को प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। हालांकि दोस्तों, रूस, चीन और पाकिस्तान का एक साथ आना पूरे एशिया की शांति और स्थिरता को प्रभावित कर सकता है और पिछले साल रूस के विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद का दौरा किया था और हथियार देने तक का वादा कर दिया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत की स्वदेशी इंडस्ट्रीज को आमंत्रित किया है ताकि वे रेडियो एल्टीमीटर्स का डिजाइन, डेवलपमेंट और इन्हें असेंबल कर सके और इन रेडियो एल्टीमीटर्स को यूएस कॉलिंस एरोस्पेस के रेडियो एल्टीमीटर से बदला जाएगा, जो कि मिलिट्री और सिविल ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट में लगे हैं। रेडियो एल्टीमीटर्स रिसीवर, ट्रांसमीटर्स और एंटीना का इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड स्टेशन से इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना को आदान प्रदान करने के लिए और ये बेहद सटीक एल्टीट्यूड जानकारी कॉकपिट में जो क्रू होते हैं उनको देता है, खासकर कि लो एल्टीट्यूड में जब वो फ्लाइट कर रहे होते हैं। कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि CVRD ने 1500 हॉर्स पावर के स्वदेशी भारत पावर पैक इंजन को बनाया है और इसका इस्तेमाल भारत के फ्यूचर मेन बैटल टैंक में किया जाएगा। भारत पावर पैक इंजन ट्रांसमिशन, कूलिंग सिस्टम, एयर फिल्ट्रेशन, प्रीहीटर, टर्बोचार्जर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और पावर मैनेजमेंट के साथ है और ये इंजन अपने भूमि आधारित ट्रायल्स, जिसमें टर्बोचार्जर के साथ इंजन का ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इसे पुराने अर्जुन टैंक प्रोटोटाइप में लगाएगी, जिसका इस्तेमाल टेस्टिंग के लिए किया जाएगा और ये केवल फ्यूचर मेन बैटल टैंक को ही पावर नहीं देगा, बल्कि ये भारत के नेक्स्ट जनरेशन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को भी पावर देगा और साथ ही साथ ये 1400 हॉर्स पावर के जर्मन इंजन को भी बदलेगा, जो कि अर्जुन मार्क 1 और मार्क 1A बैटल टैंक में लगे हैं। इसरो इस साल आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को लॉन्च कर सकता है। यह अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष यान है जो सूर्य का अध्ययन करेगा और इस बारे में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के पूर्व प्रमुख AS किरण कुमार ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मार्स ऑर्बिटर मिशन ने जहां मंगल का अध्ययन पूरे करते हुए अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं और इसने खगोलीय अनुसंधान के लिए बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण अध्ययनों के लिए डेटा भी उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के सभी पेलोड चालू हैं और ये कई और वर्षों तक सेवा में बने रहेंगे। भारत और अमेरिका के एक संयुक्त वर्कशॉप में उन्होंने कहा कि भविष्य में इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी भी चंद्रमा को लेकर एक मिशन पर भी काम करेगी। वहीं गगनयान को लेकर कहा जा रहा है कि पहले मानव रहित मिशन के बाद दूसरा मानव रहित मिशन व्योम मित्र रोबोट ले जाएगा, इसके बाद मानव मिशन होगा। तो दोस्तों, ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।